तिरिच, उदय प्रकाश। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से और शहर से भी। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। पिताजी तब 55 साल के हुए थे। दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसे सफेद, सिर पर जैसे रुई रखी हो। वो सोचते ज्यादा थे और बोलते बहुत कम। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए वो एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी उनके पास है। हम जानते थे कि संसार की सारी भाषाएं वो बोल सकते हैं। दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती और उनका सम्मान करती है। हमें उनकी संतान होने का गर्व था। कभी कभी, वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता है, कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता, वो शाम को हमें अपने साथ टहलाने के लिए कहीं बाहर लेकर जाते। चलने से पहले वो मुंह में तंबाकू भर लेते। तंबाकू के कारण वो कुछ बोल नहीं पाते थे, चुप रहते। ये चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को बोलना न पड़े। वैसे ये काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा और बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो उन्हें तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती, फिर जिस दुनिया में वो रहते हैं वहां से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात होती नहीं थी। जैसे वो यही पूछ लेती कि सामने छिवले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। और मैं चूंकि सारी चिड़ियाओं को जानता था, इसलिए मैं बता सकता था कि वो नीलकंठ है और दशहरे के दिन से जरूर उसे देखना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती कि पिताजी को आराम रहे और वो सोचते रहें। मेरी और माँ की, दोनों की पूरी कोशिश रहती कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें। वहां से उन्हें जबरन बाहर न निकाला जाए। वो दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। जैसे जैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके वश की बात नहीं। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में लिखकर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास मुझे भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय करवाया और 100-100 के 3 नोट मुझे दे दिए। हम सब पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे और उनसे डरते थे, और उनके होने का एहसास बिल्कुल ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हों, बुर्जें बहुत ऊंची हों, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हों और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद हो। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे, और रात में खूब गहरी नींद आती थी मुझे। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिच, एक विष खापर, एक जहरीला लिजार्ड, उसने काट लिया है। हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी बच नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटैली रोशनी में गांव के बहुत सारे लोग हमारे आंगन में जमा हो गए। पिताजी उनके बीच थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव के चटुआ नाई भी वहां आ गए। वो अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारते थे। तिरिच को एक बार मैंने भी देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार में से निकलकर वो पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू था। उसने बतलाया कि वो तिरिच है, काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है उसमें। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए,
या कोई जबरदस्ती उसे तंग करे। लेकिन तिरछ तो नजर मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। और उससे बचने के लिए कभी भी आपको सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा या चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वो सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। और तिरछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बतलाया कि तिरछ को चकमा देने के लिए आदमी को ये करना चाहिए कि पहले तो वो बिल्कुल पास पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग लगा दे। तिरछ सूंघता हुआ दौड़ता आएगा। जहां आसपास पैरों के निशान होंगे वहां उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी, और जहां से आदमी ने छलांग मारी होगी वहां आकर वो उलझन में पड़ जाएगा। वो इधर उधर दौड़ता रहेगा, भटकता रहेगा, और जब तक उसे अगले पैरों का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती वो उस आदमी को ढूंढता रहेगा। हमें तिरछ के बारे में 2 बातें और पता थी। एक तो ये कि जैसे ही वो आदमी को काटता है वैसे ही वहां से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचना है तो तिरछ के पेशाब में लौटने से पहले ही खुद को किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरछ के ऐसा करने से पहले उसे मार देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि तिरछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाए। तो अगर तिरछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वो आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछ पीछे पीछे आता है। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरछ से बहुत डरता था। मेरे दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र 2 ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरछ। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच भी जाता या फिर उड़ने लगता। लेकिन तिरछ, उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बंध जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक वो किसी जगह पर मिल जाता। उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि वो चट्टानों की दरार में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे। वो मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या मेरे कमरे में ही दिख सकता था। मैं सपने में कोशिश करता कि उससे नजरें न मिलने पाए, लेकिन वो इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। और बस आंख मिलते ही उसकी नजर बदल जाती। वो दौड़ता और मैं भागता। मैं गोल गोल चक्कर लगाता, जल्दी जल्दी पास पास डग भरकर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता। उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद वो चकमा नहीं खाता। वो मुझे बहुत घाघ, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता। मुझे लगता कि वो मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए जो परिचय की चमक थी, उससे मुझे लगता कि वो मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक और भयाक्रांत बेचैनी से भरा यही सपना था। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, मैं पसीने में लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत ही डरावनी, सुन्न कर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। मैं जोरों से चीखता और रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता, और फिर मैं जान जाता कि ये सपना है। लेकिन ये पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु नहीं, तिरछ द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं सपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह मैं जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और जोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल भी हो जाता। माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगह डालना चाहिए, लेकिन वो मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई से ढक देती और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला रह जाता। अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कमजोर कोशिश में भागता, दौड़ता और चीखता रहता।
वैसे धीरे धीरे मैंने अपने अनुभवों से ये तो जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरछ से बच सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती, तब जब वो मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती। मौत के नशे से भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे में मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूँ। और वो पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी बहुत छोटे से नाजुक पल में मुझे अपने उस अस्त्र की याद आती और मैं जोर जोर से बोलने लगता और इस आवाज़ के सहारे मैं सपने से बाहर निकल आता और मैं जाग जाता। कई बार माँ मुझसे पूछती भी मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज़ उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता, बहुत डरावना सपना था। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरछ ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई थी कि जैसे ही तिरछ पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। तय था कि अगर वो फौरन उसे नहीं मार पाते तो वो पेशाब करके उसमें जरूर लौट जाता, फिर पिताजी किसी हाल में न बच पाते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उनकी उतनी चिंता नहीं रह गई थी, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण एक तो ये कि पिताजी ने तिरछ को तुरंत मार डाला था और दूसरा ये कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था। उसका वध हो गया था और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता हुआ घूम सकता था। उस रात देर तक हमारे घर में भीड़ रही। पिताजी की झाड़ फूंक चलती रही। काटे जख्म को चीर कर खून भी बाहर निकाला गया और कुएं में डालने वाली लाल दवा से जख्म को भर दिया गया। अब मैं निश्चिंत था। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी। उनके नाम सम्मन आया था। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर से निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती थीं। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 थी। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क पर पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, यानी अदालत खुलने से काफी पहले। रास्ते में तिरछ वाली बात चली। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बतलाया कि तिरछ के जहर की एक खासियत ये भी थी कि कभी कभी 24 घंटे के बाद, ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तिरछ काटता है, वो अपना असर दिखाना शुरू करता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था कि ये तो पिताजी ने बहुत ठीक किया कि तिरछ को फौरन मार डाला, लेकिन इसके बाद भी तिरछ को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए था। उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीत में भीग कर दोबारा जी उठता है और वो भाग जाता है और फिर वो हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में जी उठने के बाद तिरछ पेशाब करके उसमें लौट जाए, और ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी के आने पर तिरछ का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए और अगर संयोग से उस तिरछ की लाश उसी जगह पड़ी हो तो उसे अच्छी तरह से जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी कितनी ज़रूरी थी। ये तीसरा सम्मन था और अगर इस बार भी वो अदालत में हाजिर ना हुए तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था। वकील को पिछले 2 बार की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी और कहीं अगर उसने लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो वो हमारी कुड़ की डिक्री भी करवा सकता था।
विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते तो गैर जमानती वारंट के तहत वो गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे छिन जाता, अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। लेकिन पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों की भी गहरी जानकारी थी। उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है जिससे पिताजी पेशी में हाजिर भी हो सकते हैं और तिरिच के जहर से 24 घंटे के बाद बच भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है कि विष ही विष की औषधि होता है। अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाए तो वो तिरिच के जहर को काट कर सकते हैं। अगले गांव सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक तेली के खेत में धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए। धतूरे के बीजों को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा बहुत कड़वा था, इसलिए उसे चाय में मिलाया गया और पिताजी को वो चाय पिला दी गई। इसके बाद सभी निश्चिंत हो गए। एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी। वैसे मुझे तिरिच के बारे में तीसरी बात भी पता थी, जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आ गई। ये बात सांप की उस बात से बहुत मिलती जुलती थी जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ था। माना यह जाता है कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो अपने मरने से पहले वो सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से बहुत गौर से देखता है। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे की एक एक बारीकी को अपनी आंख के भीतरी पर्दे में दर्ज कर रहा होता है। सांप की मृत्यु के बाद सांप की आंख के भीतरी पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाता है। बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर जब मरे हुए सांप की आंख के भीतर झांकता है तो इस तरह वो हत्यारा पहचान लिया जाता है। सारे सांप उसे पहचानने लगते हैं। फिर वो कहीं भी चला जाए, उससे बदला लेने की फिराक में वो रहते हैं और हर सांप उस आदमी का शत्रु होता है। मुझे शक था कि मरे हुए तिरिच की आंख के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। कोई दूसरा तिरिच आकर उस लाश की आंख में झांकेगा और पिताजी पहचान लिए जाएंगे। मेरे भीतर इस बात को लेकर बेचैनी पैदा हुई कि पिताजी ने ये सतर्कता क्यों नहीं बरती। उन्हें तिरिच को मारने के साथ ही किसी पत्थर से उसकी दोनों आंखों को कुचलकर फोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था। पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में जिस जगह तिरिच को मारकर उन्होंने छोड़ा था वो जगह मैं खोज निकालूं। मैं थानू के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सलाई और डंडा लेकर जंगल में तिरिच की खोज में भटकता रहा। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। थानू निराश था। फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि जैसे इस जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा। इसी जगह से कई बार सपने में मैं तिरिच से बचने के लिए भागा था। मैंने गौर से हर तरफ देखा। बिल्कुल यही वो जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक संकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहाँ कीकर का एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ भी है जिस पर बड़े बड़े शहद के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो कई शताब्दियों पुराने हैं। मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी और बारिश के बीतने के बाद जब बाहर निकलती तो उसकी खोहों में कीचड़ भर जाता और अजीब अजीब सी वनस्पतियां वहां से उगाती। चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत जम जाती। इसी चट्टान के सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिच रहता था। थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था। लेकिन बहुत जल्द हमें वो नाला मिल गया, कीकर का बूढ़ा पेड़ भी और जिस पर शहद के छत्ते भी लगे थे, और वो चट्टान भी। तिरिच की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित्त पड़ी हुई थी। बिल्कुल ये वही तिरिच था। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना की खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। थानू और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी की, खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और आग लगा दी। तिरिच उसमें जल रहा था। उसके जलने की चिरायंद गंध हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग न जाऊं और ये सब कुछ सपना न साबित हो। मैंने थानू की तरफ देखा। वो रो रहा था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरिच ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था।
और आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की। मैं आज बेतहाशा खुश था। पंडित राम अवतार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर ने 9:45 के लगभग शहर का चुंगी नाका पार किया। वहां उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना पड़ा। वहां पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने के लिए चले गए। लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सर कुछ कुछ घूम रहा है। तब तक पिताजी को धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:05-7 के आसपास छोड़ दिया था। ट्रैक्टर में ही बैठे पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनर्वा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया, तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ कुछ सूख रहा है और वो थोड़ा परेशान भी थे, क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। पिताजी के साथ एक दिक्कत ये भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थीं, पर शहर की सड़कों को वो भूल जाते थे। शहर में वो बहुत कम जाते थे और जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक टालते रहते थे, तब तक जब तक कि जाना बिल्कुल ज़रूरी ना हो जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। बहाना ये कि बस छूट गई, जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा और फिर वे कहीं बैठ गए होंगे पेशाब करने या पान खाने। फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है, उन्होंने जरा सा और इंतजार किया होगा और जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ दूर तक दौड़े होंगे। फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते वो लौट आए होंगे। ऐसा करते हुए उन्हें स्वयं भी लग रहा होगा कि बस सचमुच छूट गई है। ऐसे में जबकि हम मान चुके होते कि वो शहर जा चुके हैं, वो लौटकर हमें चकित कर देते। ट्रैक्टर से मिनर्वा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर सिंध वॉच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। ये जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वो मृत्यु बहुत आकस्मिक और अस्वाभाविक हो तो ऐसी जानकारियां मिल ही जाती है। उस दिन बुधवार 17 मई सन 1972 को सुबह 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे में पिताजी कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा मिलना तो मुश्किल है। जो सूचनाएं या जानकारियां बाद में मिली उनके जरिए उन घटनाओं का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा कि पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उनको गला सूखने की शिकायत हुई। इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सर घूमने की बात भी कही थी, यानी पिताजी पर धतूरे के बीजों के काढ़े का असर शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को बहुत प्यास लगी होगी और गला भिगोने के लिए वो किसी होटल या ढाबे की तरफ भी गए होंगे। लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, वे वहां कुछ देर खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे। एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तो वहां काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वहां से चल पड़े होंगे। 10:15 से लेकर लगभग 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती। इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे कि कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। वैसे मेरा अपना अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता जरूर पूछा होगा और उनके दिमाग में ये बात भी आई होगी कि वहां पहुंचकर अपने वकील SN अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ ऐसा बताया होगा जो पिताजी ठीक से समझ न सके होंगे और सिर्फ अपमानित और दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसा ही होता है। वैसे बीच के 1.25 घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफी बढ़ गया होगा। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और गहरा कर दिया होगा।
उनके पैर लड़खड़ाने लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आए हों। पिताजी 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वो वहां क्यों गए, इसकी वजह ठीक ठीक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। हो सकता है कि पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और यहां से गुजरते हुए अचानक उन्होंने स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए हों। उन्होंने तब तक पानी नहीं पिया था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वो रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे और अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और बता सकेंगे कि उनका सर घूम सा रहा है। ये भी कल शाम उन्हें तिरिश ने काटा था। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वो उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था। उसकी मेज पर लगभग 28,000 रुपयों की गड्डियां रखी हुई थी। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे तभी पिताजी वहां आए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी और चेहरा डरावना था और अचानक ही उन्होंने जोर से कुछ कहा। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं डर गया। अमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर की टेबल तक पहुंच नहीं पाते। अग्निहोत्री का कहना यह भी था कि अगर वो पिताजी को एक आध मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेता तो शायद न डरता। लेकिन हुआ ये कि वो पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था और तभी अचानक ही पिताजी ने आवाज़ निकाली और सिर उठाते ही उन्हें देखकर वो डर गया और चीख पड़ा। उसने घंटी भी बजा दी। बैंक के चपरासियों, 2 चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज़ से वो सब लोग चौंक गए और उस तरफ दौड़े। तब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले गया। एक चपरासी रामकिशोर, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी, उसने कहा कि उसने समझा कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है या कोई पागल। चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी, इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। लेकिन हुआ ये कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। इसी वजह से चपरासियों का शक बढ़ गया। इस बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह भी कह दिया कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था। उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बास आ रही थी। बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है, उसमें बैठने वाले बुन्नू का कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला होंठ कट गया था जहां से खून निकल रहा था। आंखों के नीचे सूजन और कत्थई चकते थे। ऐसे चकते बाद में बैंगनी या नीले पड़ जाते हैं। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बुन्नू ने एक बात बताई थी। हालांकि इस बारे में वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, या हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों के डर की वजह से वो साफ साफ बतलाने से कतरा रहा हो। बुन्नू ने बतलाया कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद पर बहुत जोर डाल रहा था। शायद पिताजी ने यह कहा था कि उनके रुपए और कागजात बैंक के चपरासियों ने छीन लिए हैं। लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला होठ काफी कट गया था और मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। मेरा अपना अंदाजा है कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ खोटे जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आदमी पूरी तरह पागल हो जाए। पंडित राम अवतार का मानना है कि या तो तिरिच के जहर का उस समय पिताजी के शरीर पर असर होना शुरू हो गया था और उसका नशा दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा तब उनके सर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो, जिसके धक्के से उनका दिमाग सनक गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश था और वो पूरी तरह कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो शहर से बाहर निकल जाएं। शायद रुपए और अदालत के कागजात बैंक में छिन जाने की वजह से उन्होंने सोचा हो कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं, और शायद एक आध बार उन्होंने वापस ये भी सोचा हो कि बैंक जाकर अपने कागजात कम से कम मांग लिए जाएं। फिर ऐसा करने की उनकी हिम्मत न पड़ी हो।
वो डर गए हों। उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वो ठीक तरह से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। उनका शरीर बहुत दुबला था और बचपन से ही उन्हें एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। ये भी हो सकता है कि उस वक्त तक काढ़े का असर इतना ज़्यादा हो गया हो कि वो एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक सोच नहीं पा रहे हों और दिमाग में हर पल पैदा होने वाला छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचारों या नए झटकों के वश में आकर इधर उधर चल पड़ते हों। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे ये अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक स्थायी और बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाली, भले ही बहुत क्षीण और बहुत धुंधली बात हो, जरूर आई होगी। पिताजी लगभग 1:15 शहर के पुलिस थाना पहुंचे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है। आश्चर्य ये कि थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत भी है। अगर पिताजी चाहते तो यहाँ से पैदल ही 10 मिनट में अदालत पहुंच सकते थे। समझ में ये नहीं आता कि पिताजी अगर यहाँ तक पहुंचे, क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात आई भी या नहीं। उनके कागजात तो उनके पास रह नहीं गए थे। थाने के एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त 1:15 हुए थे। वो घर से लाए टिफिन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे थे। करेले वो खा नहीं पाते, इसलिए उलझन में थे कि क्या करें। और तभी पिताजी वहां आ गए। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। लगता था कि वो कहीं गिर गए होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी। थाने में उस वक्त केवल एक ही सिपाही, गजाधर प्रसाद शर्मा, मौजूद था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया है। उसने आवाज भी दी, लेकिन पिताजी तब तक एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच चुके थे। एसएचओ ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था। 13 साल के विवाहित जीवन के बावजूद उनकी पत्नी ये नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीजें बिल्कुल नापसंद है, और इतनी नापसंद कि वे उन चीजों से घृणा करते हैं। जैसे ही उन्होंने एक निवाला मुंह में रखा, पिताजी उनके बिल्कुल करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और उससे बहुत तेज बुरी गंध आ रही थी। एसएचओ ने पूछा, क्या बात है? तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था। एसएचओ राघवेंद्र सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि ये आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है तो वे उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें ये लगा कि ये कोई पागल है और उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुस आया है। इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की और उसने देखा कि जब वो थाने आए तो उनका निचला होंठ कटा था, ठुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोंच के निशान थे और कोहनियां छिली हुई थीं। वे कहीं न कहीं गिरे जरूर थे। ये कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटा पिताजी कहाँ कहाँ भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वो शहर आए थे और मिनर्वा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी नहीं पिया था। ये जानना मुश्किल था कि उन्हें पानी मिला या नहीं। इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है कि तब तक उनका दिमाग इस काबिल न रह गया हो कि वे प्यास शब्द को भी याद रख सकें। लेकिन अगर वो पुलिस थाने तक पहुंचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमजोर सा अंधेरे में डूबा हुआ ये ख्याल रहा होगा कि वो किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता पूछ लें या उस ट्रैक्टर का पता पूछ लें या फिर अपने रुपए और अदालती कागजात छिन जाने की रिपोर्ट वहां लिखा दें। ये सोचने के करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरछ के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं न कहीं उनके नशे की नींद में से बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक ये लगने लगा हो कि ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है और पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश भी करते रहे हों। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घसीटते हुए देखा गया। ये कॉलोनी सर्राफा के जौहरियों, पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड ऑफिसरों की कॉलोनी थी। कुछ समृद्ध पत्रकार कवि भी यहीं रहते थे। ये कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी।
जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था, उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जांघिया बचा था, जिसका नाड़ा शायद टूट चुका था। वे उसे बार बार अपने बाएं हाथ से संभाल रहे थे। जिसने भी उन्हें वहां खड़ा देखा, उन्होंने यही समझा कि ये कोई पागल है। कुछ ने कहा कि वो बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगते थे। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं राम सवारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि यह आदमी राम रतन सर्राफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और बीच बीच में पिताजी जोर जोर से चिल्लाते, मैं राम सवारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनरवा टाकीज के पास वाला चौराहा, जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे और वहां से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी को मिलाकर अब तक लगभग वो 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। ये जगहें ऐसी थीं जो एक दिशा में नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत ये थी कि उन्हें ठीक ठाक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी भी तरफ चल पड़ते। जहां तक सर्राफ की पत्नी और साली पर हमला करने की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अपना अनुमान है कि पिताजी या तो उनके पास पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपने इतना करीब देखकर वो औरतें डर गई होंगी और चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी, जिसका खून रिस कर उनकी आंख पर आने लगा था, वो चोट उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी होगी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के उन्हें बीच बीच में ढेले मार रहे थे। वो जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं थी जिस जगह पिताजी को सबसे ज्यादा चोटें लगी। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने खाली जगह पर पिताजी घिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उनमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्ते का कहना है कि पिताजी ने गलती ये कर दी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विक्की अग्रवाल को लग गया, जिसके बाद उसको कई टांके लगवाने पड़े। सत्ते का कहना था कि इसके बाद झुंड ज्यादा खतरनाक हो गया। वो हल्ला मचा रहे थे और चारों तरफ से पिताजी पर पत्थर बरसा रहे थे। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी। दुबले शरीर की हड्डियां और छाती पर सफेद बाल दिखाई दे रहे थे। पेट पिचका हुआ था और वो धूल और मिट्टी में लिथड़े हुए थे। सिर के सफेद बाल बिखर गए थे। दाहिनी आंख के ऊपर और निचले होंठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा, इज्जतदार और साख रसूख का इंसान है और नसीब के फेर से इसकी ये हालत हो गई है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरी का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड बंड गालियां देकर ढेले मारने लगते। आओ ससुरों आओ, एक एक को मार डालूंगा, तुम्हारी माँ की। लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली दी होगी। हमने कभी उन्हें गाली देते नहीं सुना था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इस समय तक उन्हें कई बार ये लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो वास्तविकता नहीं है, वो एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं ऊल जलूल, ऊट पटांग और बेमतलब लगी होंगी। वे इन सब पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि ये सब क्या बकवास है। वे तो गांव से शहर आए ही नहीं हैं। उन्हें किसी तिरछ ने काटा ही नहीं है, बल्कि तिरछ तो होता ही नहीं है। ये एक मनगढ़ंत अंधविश्वास है।
और धतूरे का काढ़ा पीने की बात तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। वो भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोजकर। उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलाएगा, उन्हें अदालत जाने की क्या जरूरत है। मैं जानता हूं कि सुरंग जैसा लंबा, सम्मोहक लेकिन डरावना सपना जैसे मुझे आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थीं। मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ झूठ और अवास्तविकता है। इसलिए वो बार बार उस सपने से जागने की कोशिश करते रहे होंगे। और अगर वो बीच बीच में जोर जोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियां बकने लगते थे, तो इसी कठिन कोशिश में कि वो उस आवाज के सहारे उस स्वप्न से बाहर निकल आए। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था, उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत सी चोटें आईं। उनकी कनपटी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंटें और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड से भी मारा था। सत्ते का तो कहना था कि इतनी चोटों से तो कोई भी आदमी मर सकता था। मुझे ये सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ ये विश्वास करने लग गए होंगे कि ये सब एक सपना है और जैसे ही वो जागेंगे सब ठीक हो जाएगा। आँख खुलते ही आंगन बुहारती माँ नजर आ जाएगी, या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, या गौरैयों का झुंड। हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबोगरीब सपने पर हंसी भी आई हो। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए हों, तो इसके पीछे पहली वजह तो ये कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये ढेले सपने के भीतर से आ रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। ये भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर वो उत्सुकता और बेचैनी से ये इंतजार कर रहे हों कि जैसे ही वो किसी लड़के से जाकर टकराए उसका माथा फट जाए और एक ही झटके में इस दुस्वप्न के टुकड़े टुकड़े होकर वो स्वप्न बिखर जाए और चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगे। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे असल में मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे थे कि अगर वो अपने आप इस सपने से जाग पाने में सफल न भी हो पाएं, तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई। हमारी गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंघई राम तिवारी लगभग 3 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। उन्हें अगले चौराहे से बस लेकर गांव लौटना था। उन्होंने उस ढाबे के सामने इकट्ठी भीड़ को भी देखा और उन्हें यह भी पता चला कि वहां किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी ये इच्छा भी हुई कि वो वहां जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था। उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक इसी समय पंडित कंघई राम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली ये आखिरी बस थी। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट की देरी भी हो जाती तो निश्चित ही वहां जाकर वो पिताजी को देखते और पहचान लेते। राज्य परिवहन की बस हमेशा आधा पौना घंटा लेट रहा करती है, लेकिन उस दिन संयोग से वो बिल्कुल सही समय पर आ रही थी। सतनाम सिंह का कहना था कि वो भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तितर बितर हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपटी पर आकर लगा था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था और सिर में चोटें भी थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़कों के झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है मर गया। जब भीड़ छटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी हिले डुले नहीं तो सतनाम सिंह ने सत्ते से कहा कि जा उनके मुंह पर जरा पानी के छींटे मार कर देख कि वो सिर्फ बेहोश हुए हैं तो हो सकता है कि उठ जाएं। लेकिन सत्ते पुलिस की डर की वजह से ऐसा नहीं कर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथड़ गई थी। सरदार सतनाम सिंह और सत्ते दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पर पड़े हुए रहे।
तब तक पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में न फंसना पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया और डिलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया। उस समय तक लगभग 6 बज चुके थे जब सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सर घुसेड़ा। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी। वो बमुश्किल घुटनों के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह पर चोटें थी। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया और मास्टर साहब को पहचान नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था। मैं डरकर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहां कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर जाकर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़ों के टुकड़ों, रबर और चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर डाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाजें भी लगाई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम सवारथ प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा और फिर चुप हो गए। पिताजी की मृत्यु 6:15 के आसपास हुई थी। तारीख थी 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिछ ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? पिताजी का शव शहर के मुर्दा घर में पुलिस ने रखवा दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। दाईं आंख पूरी तरह फूट चुकी थी, कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब ये कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि थानू कहता है कि अब तो ये तय हो गया कि तिरिछ के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं। हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो खुद को विश्वास दिलाना चाहते हो कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं। मैं सोचता हूँ और अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा और फिर वो दातून लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दुस्वप्न को भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे अक्सर आता है। वो यूं है कि मैं खेतों की मेड़, गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल पहुंच गया हूँ। मैं रक्सा नाला और कीकड़ के पेड़ को देखता हूँ। वहां भूरी चट्टान उसी जगह है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूँ कि तिरिछ की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहाशा खुशी अपने घेरे में ले लेती है। आखिर वो मारा गया। मैं पत्थर लेकर तिरिछ को कुचलने लगता हूँ, जोर जोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू, मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। तभी अचानक मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ। थानू भी वहां नहीं है। वहां कोई जंगल नहीं है, बल्कि दरअसल मैं शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत मैले, फटे और चिथड़ों जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियां निकल आई हैं, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है। घंटियां बजने लगती हैं। हजारों घंटियां एक साथ बजने लगती है और मैं भागता हूँ। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूँ। उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुंचने वाली है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन्न कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती हैं और आखिरकार वो पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ,
मैं बहुत रोता हूँ और भागने की कोशिश करता हूँ। मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ और मैं ये विश्वास करना चाहता हूँ कि ये सब सपना है और अभी अभी आँख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आँखें फाड़ फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वो पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर मुझे रजाई से ढाँप देती है और मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। माँ कहती है कि मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता।